दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आर ओ यूपीपीसीएस के लिए बेहतर ढंग से जो मैं डेली होमवर्क दे रहा हूँ वो आप कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज हम ये पर्यावरण का डे 3 शुरू करते हैं। हमने पर्यावरण के दो दिनों में मैंने पर्यावरण का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मतलब जिसमें इन्वायरमेंट, पहले चैप्टर में जो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है और दूसरा चैप्टर जो कि इकोसिस्टम के बारे में है, ये कंप्लीट कर लिया है। तीसरा चैप्टर जैव विविधता के संबंध में है। जैव विविधता के संबंध में आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग कंप्लीट करके आए होंगे एक बार, और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लगवाऊंगा। और अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है तो वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीट जरूर करिए। और हाँ, ये जो 90 दिनों की सीरीज़ चल रही है, तीसरा दिन है। आप मेरे साथ जुड़िए 90 दिनों की सीरीज़ में और अपने आर ओ यूपीपीसीएस की तैयारी को अच्छे से धार दीजिए। चलिए फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन लगवाते हैं आपको, ये इन्वायरमेंट के जो बायोडाइवर्सिटी सीरीज का है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता को तो परिभाषित किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों से, ठीक है, जैव विविधता को। तो इसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़िए। इसको 1960 में विटेकर ने किया था, विभाजन जो है अल्फा बीटा गामा में बायोडाइवर्सिटी का विभाजन विटेकर ने किया था। ये आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा के बारे में, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा, आगे जब क्वेश्चन मिलेगा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा उसी के साथ। जैव विविधता के मापने के गणितीय सूचकांक में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजातियों की विविधता। तो माध्य प्रजाति एक किसी स्थान में आवासीय क्षेत्रों में जो है अल्फा सूचकांक बोलते हैं, और जो बीटा सूचकांक होता है वो जो दो समुदायों के बीच के जो होती है उसको बीटा बोलते हैं, और दो समुदायों के बीच की जो विविधता होती है उसे बीटा सूचकांक बोलते हैं। और जो गामा सूचकांक होता है वो किसी भूदृश्य या लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है, ठीक है। तो जैव विविधता का अर्थ क्या है, आप इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे आप आराम से इसको समझ जाएंगे। जैव विविधता का अर्थ क्या है, तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु जो होते हैं वो उनको जैव विविधता बोलते हैं, वो जैव विविधता कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे पारिस्थितिकी तंत्र मतलब हमने इकोसिस्टम पढ़ा, उसके जो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, जो खाद्य श्रृंखला या फूड चैन का बेहतर रूप से होना, तो ये बायोडाइवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो प्राकृतिक वास का विनाश जो है जैव विविधता के नाश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये क्वेश्चन आया है, बहुत क्वेश्चन आते हैं बायोडाइवर्सिटी से। भारत द्वारा क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो है क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया, तो वाल्टर जी रोसन ने दिया। तो यहाँ पे वाल्टर जी रोसन ने इसको दिया था, अपनी जो पुस्तक थी इनकी द डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में सर्वप्रथम इन्होंने बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को जो है इन्होंने कहा था, अंग्रेजी से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WG रोसन ने अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी जो है इसको जो है दिया था। इसके बाद है जैव विविधता शब्द की रचना किसने की, तो वाल्टर जी रोसन ने। अपनी जो पुस्तक कौन है, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में किसे 2011 और 20 के लिए दशक सर्वश्रेष्ठ निर्दिष्ट किया, तो 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है। तो ये किया है जैव विविधता दशक को, बायोडाइवर्सिटी 2010 से 11 से 20 तक जो बायोडाइवर्सिटी ये डिकेड घोषित किया है UN ने इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बायोडाइवर्सिटी डिकेड घोषित किया है ना 2011 से 20। भारत के प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है, तो मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है जामनगर में स्थित है। फिर जैव विविधता प्रवणता, बायोडाइवर्सिटी प्रवणता के बारे में हम समझते हैं यहाँ पे, जिसे ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं प्रवणता को। पर्वतीय क्षेत्र की जैव विविधता, ये सब आपने पढ़ा होगा एक्सप्लेनेशन, मुझे पूरी उम्मीद है। और अब जो है
नहीं पढ़ा होगा तो आप वीडियो बाद में देखिए, पहले पढ़िए, फिर आके वीडियो देखिए, तो आपको अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएंगी, है ना। सर देखिए, मैं आपको कवर करवा देता वो भी, लेकिन बात है आप लोग भी एफर्ट आप लोगों को भी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई और वीडियो वहाँ से देख लीजिए या कहीं से, मतलब आप देखिए इसको, ठीक है, कवर करिए। वीडियो देखने सिर्फ आप क्वेश्चन देख लीजिए, कान में लगा के सुन लीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना खुद से पड़ेगा, मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। कोई किसी और की मेहनत से आपका एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है, ठीक है। मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। आप पढ़िए, इसके बाद आके इसका एक्सप्लेनेशन, बाद में जो मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ वो क्वेश्चन देखिए, और आप जाके फिर पढ़िए, फिर आके क्वेश्चन देखिए। मैं डेली क्वेश्चन मैं बनाऊंगा प्रत्येक एक टॉपिक से, ठीक है। जो कि मेरी सीरीज है बहुत, जैसे आज ये डे 3 का इन्वायरमेंट का है, मैंने डे 3 घटनासार बनाया, मैं डे 3 हिंदी की बना रहा हूँ, मैं डे 3 में मैं ज्योग्राफी चल रही, मेरी ज्योग्राफी, हिंदी, करंट और ये तुम्हारा इन्वायरमेंट, ये चारों सब्जेक्ट में चला रहा हूँ डेली का डेली। आप उन चारों से जुड़िए, उन चारों को पढ़िए, और एक हफ्ते में कम से कम 55 से 60 घंटे पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। तभी आप जो है इस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे, ठीक। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ होते हैं? आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अभी मैंने वैसे मैं उस चैप्टर तक नहीं पहुंचा हूँ, तो मैं बता देता हूँ। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री नॉर्थ, उत्तर और दक्षिण में जो होते हैं, नॉर्थ और साउथ में, वहाँ तक वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक है। इसके बाद है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में, है ना। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक है? तो इसमें जो है कोरल रीफ में बहुत है, और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दोनों में है। तो देखिए दोनों में रहता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, साथ इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को जो है यूपी पीसीएस ने सही माना था। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है जब, तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें जो है जैव विविधता जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये जैव विविधता की परिवर्तन जो है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैव विविधता में वृद्धि, मतलब घटती है जैव विविधता उधर, ठीक है। यूपीपी से 2019 में आया था, गलत, ठीक। जैव विविधता पाई जाती है तो सबसे शांत घाटी में अधिक पाई जाएगी, क्योंकि वह शांत घाटी जो साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती? केरल में पाई जाती। वहाँ पे अरुणाचल, केरल और जम्मू, ये केरल में अवस्थित है। अब देखो शांत घाटी वहाँ पाई जाती है, सुरमा घाटी, कश्मीर घाटी, तो ये सब जो है ये भूमध्य रेखा से दूर है। शांत घाटी सबसे नज़दीक है, तो लगभग वहाँ पे 8-9 डिग्री वही है लगभग, तो 8-9-10 डिग्री नॉर्थ पे स्थित होगा ये, तो इसलिए वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन रहती है, काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी केरल में है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? तो ये केरल से है। फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? तो यह विभिन्न यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति को बढ़ावा देता है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशज और आतिक्रमक प्रवासी तो 20 सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता समानता अधिक होती है। बिल्कुल सही है। जैव पर्वतीय प्रवणता में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। उच्चतर उन्नतांशों की दोनों सही है, ठीक है। ये जैव विविधता हॉट स्पॉट
तो जैव विविधता हॉट स्पॉट देखते हैं, निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन से हैं? तो इसमें केवल भूमध्यसागरीय क्षेत्र, पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या नहीं, पूर्वी हिमालय है, ठीक है। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट जो हैं तो पूर्वी एवं पश्चिमी घाट हैं, दोनों पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ठीक है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा ये जैव विविधता हॉट स्पॉट दिए जाते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप हैं, तो ये दोनों गलत हैं, ठीक है। भारत की जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? तो पश्चिमी घाट है। निम्नलिखित में भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। भारत के निम्नलिखित में से किस एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? तो पश्चिमी घाट है भाई, बहुत क्वेश्चन आया पश्चिमी घाट के बारे में। तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट है। 10 नंबर क्वेश्चन पर जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। भारत में पाए जाने जो हॉट स्पॉट हैं तो पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? तो विंध्य नहीं, पर्वत नहीं है, हिमालय है, उत्तर पूर्वी भारत है, पश्चिमी घाट है, तो विंध्य ये जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र नहीं भारत में। कौन जैव विविधता की दृष्टि से उन्नत उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट माने जाते हैं, ठीक है। 1 और 3 सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है तो पश्चिमी घाट है। जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है तो पश्चिमी घाट। भारत के निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल है तो पश्चिमी घाट है। कौन से सिक्किम के संबंध में सही नहीं है? 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे भारत के निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है तो पश्चिमी घाट। कौन सा कथन सही है? तो 1975 भारत का अभिन्न अंग बन गया था गोवा के सिक्किम के संबंध में। इसे वनस्पतियों शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। इसका मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। बिल्कुल, ये तीनों सही हैं, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा ये भारत का अभिन्न अंग बन गया था। निम्नलिखित में किस में से 3 मानकों के आधार पश्चिमी घाट श्रीलंका में मिंडो वर्मा को जैव विविधता के प्रखर स्थल हॉटस्पॉट माना गया है? तो इसमें माना गया है जैव बहुतायत स्पीसीज, है ना, और स्थानिकता और आंशिक बोध और वनस्पति घनत्व ये नहीं है। मानवजात वनस्पति महत्व ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो 1, 3, 5 सी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। IAS प्री 2011 में आया था क्वेश्चन। जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारक इस चैप्टर। जैव विविधता नाश के कारण जो हैं, जैव विविधता के आवास में कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का विनाश, तीनों से होता है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण जो है प्राकृतिक आवास का विनाश। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण जो है आवासीय विनाश है। कौन भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो वैश्विक तापन, आवास का विखंडन और विदेशी जाति का संक्रमण और शाकाहार को प्रोत्साहन। ऐसा ये नहीं, ये इससे जो है कोई जैव विविधता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैव विविधता बल्कि बढ़ती शाकाहार के प्रोत्साहन से। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा इसका। 5वां, निम्नलिखित में कौन कैसे किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? तो भूमंडलीय तापन बिल्कुल संकट हो सकता है, प्राकृतिक वनवास का विनाश बिल्कुल संकट हो सकता है, विदेशी जातियों का आक्रमण, शाकाहार को, वही है पहला, दूसरा, तीसरा, इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्न में कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि शिकारियों की संख्या में साधारण वृद्धि ऐसा कुछ नहीं है ना। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरकों को बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, लेकिन इससे पक्षियों पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा जैविक कीटनाशक का। पक्षियों के वास स्थान बड़े पैमाने पर कटौती हुई तो बिल्कुल, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, है ना। तो कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं को बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो हाँ, बिल्कुल ये मच्छर भागने वाली दवाओं के कारण पक्षियों की में कमी आई है, तो सी हो जाएगा तीसरे का चौथा। ठीक है, 7 का सी हो जाएगा। 8वां, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। तो इसका ए और आर दोनों सही हैं, और जो है इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति, उष्णकटिबंधीय में सब बायोडाइवर्सिटी हाई रहती है हमेशा। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2019 में आया था। जैव विविधता का अधिकतम संकट है, तो जैव विविधता का अधिकतम संकट मतलब है यही प्रकृति का विनाश जो है जैव विविधता का अधिकतम संकट। निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड में जैव विविधता का कारण है? तो सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण। ह्रास का कारण नहीं है, नहीं ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये बहुत ध्यान नहीं है, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें बंजर भूमि का वनीकरण जो है जब होगा तो जैव विविधता तो बढ़ेगी ना, उससे कृषि का विस्तार होगा तो नुकसान होगा, जंगल काटे जाएंगे, सड़क नगरीकरण में जंगल कटेंगे, जैव विविधता नुकसान होगा जैव विविधता का। निम्नलिखित में कौन है पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो उत्तरदायी नहीं है यहाँ पे देखना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बिल्कुल सही उत्तरदायी है ये। मध्य व्यवधान ये भी उत्तरदायी। पारिस्थितिकी तंत्र की आयु ये भी। पोषण स्तर की कम संख्या ये उत्तरदायी नहीं है बढ़ोतरी के लिए, ये इसमें तो और जैव विविधता का नुकसान हो जाएगा। जैव विविधता का संरक्षण कैसे, देखो 2 प्रकार से होता है, इन सीटू एक सीटू। ठीक है, इन सीटू में क्या होता है, जहाँ पे जीव होते हैं वहीं पे उनका संरक्षण किया जाता है। इन सीटू में तुम्हारा जो नेशनल पार्क आते हैं, वन्य जीव अभयारण्य आते हैं, ये सब। एक सीटू में जो लैब्स आती हैं, या तुम्हारी एक सीटू का एग्जाम्पल ये हो जाएगा, तुम्हारा चिड़ियाघर हो जाएगा। यहाँ पे ला के जानवर दूसरी जगह से रखे जाते हैं, तो चिड़ियाघर एक सीटू का एग्जाम्पल हो जाएगा। जो लैब में रखे जाते हैं, या जीन बैंक हो गए, बीज बैंक हो गए, बॉटनिकल गार्डन हो गया, ये सब। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण, तो ये भारत सरकार ने अब तक जो है 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है स्थापित किए हैं, और 12 ने यूनेस्को को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए विश्व संजाल में शामिल किया है। ठीक है, तो इसको जो है उसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 12 जो है क्षेत्र जो है शामिल हुए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। लेकिन में कौन से जैव विविधता के संरक्षण के लिए हैं? तो जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण है? तो स्वास्थाने इन सीटू पद्धति नहीं है, तो इन सीटू पद्धति नहीं है, तो बॉटनिकल गार्डन ये नहीं है, ये एक सीटू है। चिड़ियाघर एक सीटू है, जीन बैंक एक सीटू है, बीज बैंक एक सीटू है, इन सीटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, टाइगर रिजर्व्स हो गए, एलिफेंट रिजर्व हो गए, दिस इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक जैव विविधता का रखरखाव किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में इन सीटू द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित कौन स्वावासन मतलब इन सीटू संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो इसका उदाहरण जो है बॉटनिकल गार्डन या वनस्पतिक बाग उसको बोलते हैं, नहीं है। एक सीटू क्रायो बैंक, एक सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रोजन। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो जैव मंडल रिजर्व, छठे का ये हो जाएगा। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है तो आनुवांशिक विभिन्नता के। निम्न में कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। निम्न में कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वैश्विक ऊष्मन, 9 का डी हो जाएगा। 10, निम्नलिखित में किन में प्रवाल भित्तियाँ जो है हैं? तो नीचे दिए गए कोड जो है 1, 2, 3 इसमें जो है पाई जाती हैं प्रवाल भित्तियाँ। 1, 2, 3 में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती हैं, मन्नार की खाड़ी सुंदरवन में नहीं पाई जाती। ठीक, जैव विविधता के उपयोग, तो जैव विविधता के निम्नलिखित माध्यमों द्वारा अस्तित्व को आधार बनी हुई हैं। तो इसमें जो है मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण। तो
तो 1 2 3 4 चारों सही हो जाएंगे। IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट जारी करता है तो उसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत आते हैं। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ मतलब IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की, तो ये साइट्स के बारे में के संदर्भ में कथनों को कौन, तो IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, बिल्कुल सही है। साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के लिए बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, ठीक है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकार है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकार है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। तो इसमें 2 और 3 सही हैं। ये जो है UN का तो अंग है, लेकिन हमको सरकार अंतर्राष्ट्रीय करार, तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसको पढ़ते हैं इसका। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक के सतत प्रयोग के लिए कार्यरत। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, UN का अंग नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये UN का अंग नहीं। UN के 6 ही अंग है, ठीक है। इसका जो है उसमें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, न कि उसका अंग है। तो रेड डाटा बुक्स निम्नलिखित में से सम्मिलित की जाती है। जैव विविधता के प्रमुख विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों को, केवल 2 सही। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संरक्षित स्थलों की सूची, नहीं ये नहीं है, केवल 2। रेड डाटा बुक तथा रेड लिस्ट संबंधित IUCN से संबंधित है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक का संबंध जो है विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीव जंतुओं से है। रेड डाटा बुक के आंकड़े सम्मिलित हैं लुप्त प्राय प्रजातियों से। निम्नलिखित कौन से प्राणी समूह संकटापन्न प्रजातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वन गधा, तो इसमें आता है। महान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। इनमें कौन सा अत्यधिक संकटापन? तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है? वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी, तो 50 वर्षों तक अगर नहीं देखी गई तो विलुप्त मानी जाएगी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो नीले, इसमें जो है सी सही होगा, पहला और तीसरा जो है सही युग्म जो है। नीले मीन पक्षी और महासीर जो कावेरी नदी में, और मोरचाप चित्तीदार ये पूर्वी घाट बिल में है, ठीक है। तो सी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद जैव विविधता से संकटपन्न जातियों के बारे में कुछ देखते हैं इसमें, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में। कौन सी ड्रिग गिद्ध की समष्टि ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो डिक्लोफिन सोडियम जो है इसके जो गिद्धों के लिए जो नुकसानदायक होती है, जिससे उसकी मृत्यु हो रही है। गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग, ठीक है। गिद्ध की जो विलुप्त होने के पीछे इसका मुख्य कारण है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के विलुप्त होने के लिए? तो डिक्लोफेनिक जो है दवा जो है इसमें भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। तो जानवरों की दर्द निवारक दवा। कुछ वर्ष पहले गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है तो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही, डोडो। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो चमगादड़ है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, ये जो है स्तनधारी है, डुगोंग। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचारिए। शाकाहारी समुद्री गाय इसको कहा जाता है। शाकाहारी समुद्री जानवर है या भारत के समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है? नहीं, ये अनुसूची 1 में वन्य जीव संरक्षण की अनुसूची 1 में जो संरक्षित है, ये तट के नहीं पाया जाता है, सी, ठीक है। बालुई और लवड़ी क्षेत्र के एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में। यह पशु निम्नलिखित में कौन हो सकता है? तो 10 का बी हो जाएगा, भारतीय वन्य गद्दा हो जाएगा। प्रोसेसिव जूली फ्लोरा नामक पौधा प्रायः क्यों समाचार
में उल्लिखित होता है। तो जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सिंह पुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। ठीक है, 12 का ये हो जाएगा। 13, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो काली गर्दन वाला सारस, तो कृष्णग्रीव सारस है ना, और फिर चीता, और कौन भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? चीता नहीं पाया जाता है, अभी तो मंगाया गया है। उड़न गिलहरी पाई जाती है और हिम तेंदुआ। 1, 3, 4। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉग माउथ और कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंड मिनवेट और व्हाइट थ्रेटन रेड स्टर क्या है? तो ये पक्षी हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। लवण जल मगर पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिम घाट में श्रू और टेपिये पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही? तो ये पहला सही हो जाएगा इसका, है ना, इसमें पाए जाते हैं। टैपीर जो है ये हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, ना कि मालाबार क्षेत्र में। ठीक है, जो टैपीर और श्रू है ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है? ये नहीं है भाई, रेड पांडा जो है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, ना कि पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। बिल्कुल भाई, ये दिस इज राइट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, मरुथली बिल्ली विलुप्त प्राय, हुलॉक गिब्बन विलुप्त प्राय, एशियाई जंगल कुत्ते विलुप्त। कोई भी जानवर है ना, तो इसमें जो है मरुस्थली बिल्ली हमको लगता है, ये इसका सुना नहीं गया है। रामसर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। चलिए, रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है तो ये नमभूम से है ना। रामसर सम्मेलन संबंधित है तो आर्द्रभूमि संरक्षण से। बिहार के प्रथम रामसर क्षेत्र तो ये बेगूसराय, तो 2020 में इसको जोड़ा गया। वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसी दिन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में वो हुआ था ना, तो इसीलिए इसे वेटलैंड डे मनाया जाता है इसी दिन 2 फरवरी को। निम्नलिखित में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है? तो गुजरात में जो है सबसे बड़ी जो है लवड़ी आर्द्रभूमि है। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो चिल्का, लोकटक, केवलादेव, वुलर चारों को प्राप्त है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? तो सुंदरवन और भोज आर्द्र स्थल, तो सी और डी दोनों सही हो जाएंगे इसके। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? तो मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, या हो रहा है, या होना संभावित है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है, या हो रहा है, या होना संभावित है। फिर 9, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट को रोककर नदियों को का गादीकरण कम करने हेतु। उपयोग में सभी, तो डी हो जाएगा इसका। भारत की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र राज्य की तुलना में गुजरात में अधिक है। बिल्कुल सही है। भारत के तटीय आर्द्रभूमियों का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि को क्षेत्र से अधिक है। नहीं है, तटीय में इतना ज़्यादा नहीं है जो आंतरिक से अधिक हो जाए। ये IAS प्री में आया था 2012 में। रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्रभूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। ऐसा कोई नहीं है सिस्टम। ठीक है, आर्द्रभूमि नियम जो भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे, नहीं, संस्तुतियों के आधार पर नहीं। आर्द्रभूमि नियम 2010 आर्द्रभूमियों के अपवाद क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार पर निर्धारित किया गया है। तो बिल्कुल सही है तीसरा। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा एक्सप्लेनेशन। विभिन्न अधिनियम एवं करार के बारे में पढ़ते हैं। भारत संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम लाया गया तो 2002 में दिसंबर। भारत जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2002 में।
भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण है तो 2003 चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण के लिए किस प्रकार सहायक है? तो इन जो है जैव विविधता प्राधिकरण जैव चोरी को रोकता है तथा दोषी और परंपरागत अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। बिल्कुल सही। जैव विविधता कृषि पादपों के अनुवांशिक संसाधनों पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रतिष्ठा मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। ऐसा नहीं है। जैव विविधता प्राधिकरण की अनुशंसा के बिना अनुवांशिक जैविक संसाधनों से अनुवांशिक या जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। सही है, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, सी सही हो जाएगा इसका। ये आई यूपीएससी प्री 2012 में आया था क्वेश्चन। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं यूपीएससी में। देखिए यूपीएससी में कितना क्वेश्चन आया हुआ इससे। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? यह संरक्षण का विश्वव्यापी भागीदार है। सही है, संरक्षण विश्वव्यापी भागीदार। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। ऐसा नहीं है, ये कोई वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने नहीं किया है। ठीक है, जैव विविधता या महत्वपूर्ण पक्षियों जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात स्थलों की पहचान करता है। बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट बर्ड। बिल्कुल पहला और तीसरा सही हो जाएगा इसका, पांचवें का सी। निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? तो इसमें जो है जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक 2004 में फिलीपींस में हुई। गलत है भाई। भारतीय जैव सुरक्षा उपसंधि पर समझौता पर हस्ताक्षर करता नहीं है, हस्ताक्षर करता है। ठीक है, जैव विविधता अनुवांशिक रूपांतरित जीव से संबंधित है। अनुवांशिक रूपांतरित जीव बिल्कुल सही है, ये तीसरा वाला सही है, सी। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव उपसंधि की विविधता पर समझौता का सदस्य नहीं, ये सदस्य नहीं। भारत सदस्य है, यूएसए सदस्य नहीं है, और इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा छठे का। फिर सातवां देखते हैं। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसे ट्रैफिक बोलते हैं इंग्लिश में। ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाउना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स के इस पे विचार। यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है? नहीं, ये ऐसा नहीं। ये जो है ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, न कि यूनेप के अंतर्गत है। ट्रैफिक का मिशन सुनिश्चित करता है कि वन पादपों और जंतुओं के व्यापार में से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। बिल्कुल सही। तो ये व्यापार में जो है वन पादप जो है उनके और जंतुओं के व्यापार में खतरा न हो, तो बी सही हो जाएगा इसका। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है। उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्न में कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? तो इन सभी स्थलों का मनुष्य के लिए पूर्णतः अगम्य बना दिया जाए ताकि उनका शोषण ना किया जा सके। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल अगम्य नहीं बना सकते आप। इन सभी स्थलों को पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए। इनमें केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दी जाए। नहीं, प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तथा बगैर किसी शोषण के इन सभी स्थलों का प्राकृतिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए। इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धाड़ी उपयोग के लिए अनुमति दी जाए। ऐसा भी नहीं, उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धाड़ी उपयोग को अनुमति दी जाए। डी सही हो जाएगा 8 का। फिर 9, निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधन के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। ठीक है, पहला सही। मरुभवनों का सामना करने जैव विविधता संबंध रखते हैं, है ना। मरुभवनों का सामना करने हो तो संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। ठीक है, दूसरा भी सही है। विश्व विरासत अभिसमय, तीसरा भी सही। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ठीक है, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति हेतु कानून कर केंद्र की स्थापना की है। कानून के केंद्र की स्थापना की है, तो ये चेन्नई में की है। जैव विविधता की नीति के तहत एवं कानून केंद्र की स्थापना। जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बारे में देखते हैं। हमको लगता है लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, जैव सुरक्षा बायोडाइवर्सिटी संबंधित जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षरित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन इसमें नागोया में हुआ था। जैव विविधता नागोया में हुआ था, है ना। यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। तो 1, 2, 3 मतलब जैव विविधता के संरक्षण करने में, वन पारिस्थितिकी के समुत्थानशीलता में और गरीबी कम करने में। ठीक है, ठीक है। यूएन रेड जो है
ये रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टिंग एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से संबंधित है। UNFCCC जो तत्वाधान में चलाया जा रहा है, UNFCCC के जो सदस्य हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। परितंत्र एक जैव विविधता का अर्थतंत्र है। इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूनेप, IMF एवं विश्व आर्थिक मंच करते हैं, तो ये नहीं, ये गलत है। यह विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों पर ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है, ये सही है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्र और जैव विविधता की मूल्य पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है, इसका सही है। चौथे का सी हो जाएगा। वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है रामसर अवसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया अंतर सरकारी संगठन है। नहीं भाई, अंतर सरकारी नहीं। यह ज्ञान के विकास के संग्रहण के लिए व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों का संपक्ष समर्थन करने के लिए इस स्तर पर कार्य करता है। बिल्कुल सही है, बी सही हो जाएगा इसका, 5वें का। ठीक है, फिर इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। जैव विविधता सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो सिकोया है। किस प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है? किस प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है? तो व्यापक नीच कर्मता है ना, ब्रॉड नीच किस प्रजाति के लिए विलोपन के उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, सीबक थोर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर पाए होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना के ऊर्जास्वित उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटो ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में पौधा कहाँ पाया जाता है? तो इसका सीबोकार्थेन। ठीक है, सीबोकार्थेन का पैदा लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, भारत सरकार सीबोकार्थेन की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसका पादप का क्या महत्व है? तो यह मृदा क्षरण को नियंत्रण में सहायक है, मरुस्थलीकरण को रोकता है। ठीक, ये लद्दाख में पाया जाता है। इसके पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। 2 महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें एक का स्रोत झारखंड में है तो दूसरी का स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल खाड़ी में कुछ ही दूर है। यह वन्यजीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और यह संरक्षित क्षेत्र है। यह कौन सा स्थान है? चांदीपुर आंसी। तो ये जो 2 नदियां हैं, एक ब्राह्मणी नदी है, एक वैतरणी नदी है ना। जो ब्राह्मणी जो है झारखंड से निकलती है और जो दक्षिणी कोयल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, झारखंड से निकलती है और वैतरणी जो है उड़ीसा से निकलती है, जो चांदीपुर में जाके वहाँ पे जैविक मिलती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो चमगादड़, भालू और कृंतक। ऊपरी में प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की प्रगणना का परीक्षण किया जा सकता है। तो शीत निष्क्रियता जो है ये पाई जाती है इसके अंदर, ये 1 2 3 ये तीनों में है शीत निष्क्रियता। ठीक, और किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम है? तो गहरे सागर में। जैव विविधता दिवस जो है ये भाई 22 मई को मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, गलत पूछे क्वेश्चन। जैव विविधता दिवस 22 मई। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक का लेखक जो है वंदना शिवा है। ठीक है, अब टुमारोज जो है पुस्तक के लेखक वंदना शिवा है, बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लिए। अब इसके बाद है चैप्टर शुरू होता है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। मतलब ये जो चैप्टर है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ये चौथा चैप्टर होगा और ये डे 4 में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी मैं सीरीज़ें चला रहा हूँ, ज्योग्राफी की सीरीज अलग है, घटनासार की सीरीज अलग है, हिंदी की सीरीज अलग है और इन्वायरमेंट की सीरीज अलग है। तो ये जो चारों सीरीज़ें हैं, तो मैं इन चारों सीरीज़ों का प्लेलिस्ट बना दूंगा और आप वहाँ से आराम से जाके, अगर आपको ज्योग्राफी के वीडियोस देखने हैं तो ज्योग्राफी का वीडियोस देख लीजिए, घटनासार के देखने हैं तो घटनासार के लाइन से देख लीजिए। तो वहाँ प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग मैं बना दूंगा आज ही, तो आज शाम तक आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।